हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैंने कल आपसे कहा था कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगी, लेकिन मैं दिन में काम में व्यस्तता की वजह से वीडियो नहीं बना पाई। और रात को क्या है, पार्टी हो गई पड़ोस में, डीजे बजने लगा तो आवाज़ की प्रॉब्लम थी। और ये देखिए कि मैंने 2 बार पीडीएफ बनाई, दोनों बार मेरी ख़राब हो गई। और उसके बाद मैंने वीडियो बनाई तो वीडियो में आवाज़ चली गई क्योंकि मेरा माइक ख़राब था और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और ये मान के चलिए कम से कम मेरे 3 घंटे की मेरी मेहनत ख़राब चली गई। लेकिन कोई बात नहीं भाई, हम हार नहीं मानेंगे। मैं इस वीडियो को दोबारा से बना रही हूँ और पीडीएफ मैंने 3 बार बनाई है। कुछ न कुछ दिक्कत आ ही जाती है कई बार। सबसे उचित विकल्प देखना है आपको। सुमित्रा नंद की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित हैं? तो आप सभी जानते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न कर लोगे आप। छायावाद के रहे हैं और नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को क्या है, छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। और छायावाद के प्रवर्तक जो है वास्तविक रूप से देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद है। वास्तविक रूप से इलाचंद्र जोशी ने भी जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने माना है मुकुटधर पांडे को। रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को और सुमित्रा नंदन को नंद दुलारे वाजपेयी ने। लेकिन वास्तविक रूप से पूछा जाए तो कई अभ्यर्थियों को ये कंफ्यूज रहता है कि जो जयशंकर प्रसाद ने, माफ कीजिए, जो रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया तो वास्तविक प्रवर्तक मुकुटधर पांडे ही होंगे। बल्कि दोस्तों ऐसा नहीं है, ये आपके ये जयशंकर प्रसाद आएंगे वास्तविक प्रवर्तक। वास्तविक प्रवर्तक छायावाद के जयशंकर प्रसाद ही आएंगे। अब क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी रचना लिखी? सरोज समृद्धि, जो विश्व का सबसे बड़ा शोकगीत माना गया है। ये इनकी बेटी की मृत्यु के बाद इन्होंने सरोज समृद्धि लिखी। तो ये सरोज इनकी बेटी का नाम है, निराला की बेटी का नाम। लहर किस विधा की रचना है? सभी जानते हैं, आपका रहेगा बी, काव्य है। लहर क्या है? काव्य है। लहर किसकी रचना है, ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताओगे। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, खड़ी बोली का पहले महाकाव्य प्रिय प्रवास, जो कि 1914 में लिखा गया था। और ये खड़ी बोली का ध्यान रखें, खड़ी बोली रखे। तो इसके साथ ही आपको ये देखना है, ये हरिओद उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य है। उपाध्याय सिंह हरिओद का क्या है, ये महाकाव्य है। ठीक है, और 1914 में लिखा गया था। इसमें कुल 17 सर्ग है। भाई हमारी जो गली है उसमें ये मेन गली, यहाँ बेचने वेचने वाले आते रहते हैं, तो ये इनकी भी अपनी रोजी रोटी है। मेरे साथ आप समझ से करना सीखो, मुझे तो अब आदत हो गई है इनकी। तुलसीदास की प्रमुख रचना है तो रामचरितमानस। तुलसीदास 1574 में ये लिखी गई थी। गोदान उपन्यास की नायिका है तो गोदान उपन्यास की धनिया नायिका है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद का है, ये 1936 में लिखा गया था। ये इनका अंतिम उपन्यास है। ये कृषक जीवन पर आधारित है और इनकी अंतिम कहानी है कफन। कफन के बारे में आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रेमचंद को ये आभास हो गया था कि उसकी मृत्यु का समय निकट है, तभी तो उन्होंने अंतिम कहानी कफन लिखी। और ये कफन किस काम आता है, ये आप सभी जानते हैं कि मृत्यु के समय हमें कफन ही काम आता है। तो इनकी अंतिम कहानी कफन है और अंतिम उपन्यास इनका गोदान है, 1936 में लिखा गया था। कि भारतीय कृषक जीवन पर आधारित उपन्यास है। पृथ्वीराज रासो में क्या है, एक रचनाकार, ये क्या है, ये इसको छोड़ो आप, कंफ्यूज वाला प्रश्न है ये, मतलब उसका बिल्कुल मिलान ही सही नहीं किया गया। धर्मवीर भारती का नाटक, इसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये धर्मवीर भारती का है जो महाभारत युग से संबंधित है, यानी महाभारत के समय से उनकी घटनाओं से। तो ये अंधा युग है धर्मवीर भारती का। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजन सकंदगुप्त, ये किसके? सकंदगुप्त तो भाई जयशंकर प्रसाद का। बाकी क्या है, इसके हैं मोहन राकेश के हैं। बाकी मोहन सकंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है। बाकी मोहन राकेश के। लहरों की राजन, आषाढ़ का एक दिन, ये किसके? मोहन राकेश का। कलम का सिपाही जीवनी किसकी है? किसकी है और किसके जीवन पर आधारित है? ये प्रेमचंद की है और इनके पुत्र अमृत राय ने लिखी थी। प्रेमचंद सिपाही। अगर मैं आपसे पूछूं कलम का मजदूर, तो आप क्या कहोगे? कलम का मजदूर है जीवनी मदन गोपाल की।
अब आप पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे, कलम का मजदूर कौन किसकी है, कलम का सिपाही, तो देखो मैं से मजदूर, मैं से मदन गोपाल, आप याद रख सकते हो। या फिर दूसरा लॉजिक देखो, कोई भी अब बेटा अपने पिता को सिपाही समझेगा, योद्धा समझेगा, कोई नहीं कहेगा कि मेरा पिता मजदूर है। तो कलम का सिपाही अमृत राय लिखेंगे, जो इनका बेटे का नाम है। कलम का मजदूर मदन गोपाल, ये प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। एक है प्रेमचंद घर में, तो प्रेमचंद घर में जीवनी है, इनकी पत्नी दूसरी पत्नी शिवरानी ने लिखी थी। प्रेमचंद घर में इनकी दूसरी पत्नी शिवरानी ने लिखी, और मैंने ये जीवनी पढ़ी है, बहुत ही अच्छी जीवनी है। ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में भी है। तो आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे रहने दे जाए, क्योंकि आप नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करोगे तो पढ़ लेना। क्यों क्या खंजन नैन के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर है, और खंजन नैन सूरदास के जीवन पर आधारित है। खंजन नैन या सूरदास के जीवन पर आधारित है, और ये अमृतलाल नागर का क्या है उपन्यास है। और एक है मानस का हंस, मानस का हंस है, सूरदास के जीवन पर आधारित है। मानस का हंस नहीं, मानस का हंस है तुलसीदास के जीवन पर आधारित, माफ कीजिए, मानस का हंस है तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। खंजन नैन है सूरदास के जीवन पर आधारित, और मानस का हंस तुलसीदास, और ये अमृतलाल इसके नागर इसके लेखक हैं। अष्टचाप के कवि, ये अष्टचाप आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। एक बार मैं इस पर दृष्टि डाल देती हूँ शॉर्ट में। एक इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, कस्पक। कस्पक का मतलब है कुंभनदास, कैसे कुंभनदास, से सूरदास, और पैसे परमानंद दास, और से कैसे फिर कृष्णदास। तो कैसे दो हैं, एक तो कुंभनदास हैं, एक कृष्णदास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास है। कस्पक कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। फिर दूसरी है गोछीचन। गोछीचन, गोछीचन में देखेंगे गोविंद स्वामी, छी से छीत स्वामी, छी से छीत स्वामी, च से चतुर्भुज दास, और न से नंददास। तो कस्पक, गोछीचन, ये इसकी ट्रिक है, ये अष्टचाप के कवि हैं। तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अष्टचाप को जरूर याद कर लेना। मैं कुछ ऐसे टॉपिक करवाऊंगी जो एस्टेट के विद्यार्थियों के लिए अंतिम समय में बहुत महत्वपूर्ण है। वे कौन से टॉपिक है आप पहले भी तैयार कर सकते हो, मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है। थोड़ा ढूंढने का भी थोड़ी सी मेहनत किया करो, थोड़ी ढूंढ के देखा करो कि कौन कौन सी वीडियो डाल रखी है। 1 महीने की रणनीति, कुछ ऐसे मैंने 2-3 वीडियो डाल रखे, उसे आप जरूर देखें। रामबाण टॉपिक रहेंगे आपके लिए। नागफनी का देश किस काल की? आधुनिक काल की, और ये भी प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय की रचना है। इसके अलावा भाई मैंने इससे पहले 3 वीडियो और डाल रखी हैं, ये हमारे 1000 प्रश्नों की सीरीज है, 3 वीडियो और डाल रखी, वो भी आप अवश्य देखेंगे। शेर शिवा ने अफजल को पल किया पराजित, अबिदा है, व्यंजना है, लक्षणा है, साब शक्ति। तो 13 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षणा। अब ये अबिदा क्या है, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है, ये मैं बताऊंगी। अबिदा क्या है, 1 सेकंड के लिए। तो शब्द शक्ति होती है आपकी 3 प्रकार की, शब्द शक्ति होती है आपकी 3 प्रकार की। पहली होती है अभिधा, जो बिल्कुल सीधा साधा वाक्य होगा वो अभिधा होगा। अब क्या है, दूसरी होती है आपकी लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पेट में आग लगी है, या मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब ये देखो आप 1 सेकंड के लिए, अब ये तो नहीं कि पेट में आग लगी है, तो पेट में आग लगी मतलब उसके लक्षण की मुझे भूख लगी है, क्या है उसके लक्षण। और अब क्या है व्यंजना। व्यंजना में क्या होगा कि पाठक और श्रोता अपने अपने हिसाब से अर्थ लेंगे। जैसे मैंने बोला कि 8 बज गए हैं, अब 8 बजे हो सकता है कि मेरा खाना बनाने का टाइम हो, 8 बजे किसी विद्यार्थी के लिए स्कूल जाने का समय होता है, 8 बजे किसी ड्यूटी वाले को ड्यूटी पर जाना होता है, किसी को पढ़ाना होता है। तो हर एक पाठक और श्रोता अपना अपना अर्थ अलग अलग लेता है। तो व्यंजना शब्द शक्ति उसे कहते हैं। यहाँ आपका रहेगा सी ये लक्षणा शब्द शक्ति है। निम्नलिखित में से विदेश्य और विधेय देखना है, तो उद्देश्य और विधेय आप देखेंगे। नदी तट पर मेरे मस्तिष्क पर छा गया, तो इसमें क्या है देखो, उद्देश्य वो होता है जो करता होता है, विधेय वो होता है, नहीं माफ कीजिए विधेय उल्टा बोल गई मैं, विधेय होता है जो करता होता है, और उद्देश्य होता है जो कर्ता का विस्तार या कर्ता का कार्य होता है। या देखो नदी तट क्या है,
एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सी का यही आएगा। नदी तट का क्या है? नदी तट का दृश्य क्या है? ये यहाँ पर कर्ता का कार्य करे, नदी तट का दृश्य, तो ये क्या है? विधेय है। ये क्या है? विधेय है। और मन, मेरे मन मस्तिष्क पूरी तरह छा गया, ये क्या है? उद्देश्य है। नदी तट का दृश्य क्या है? विधेय है। और ये क्या है? उद्देश्य है। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कर्ता होता है, विधेय होता है, कर्ता का विस्तार और कर्ता का जो कार्य है या उसमें क्या कार्य किया गया है या उसमें क्या वर्णन किया गया है, तो वो होता है उद्देश्य। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा समझा रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए राधा क्या है? एस्टेट की तैयारी कर रही है। तो राधा क्या है? ये क्या है? विधेय है। और एस्टेट की तैयारी कर रही है, ये क्या? उद्देश्य है। इलाचंद्र जोशी के उपन्यास का जहाज का पंछी किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है इसमें क्या है? इसमें ज़्यादा पात्र नहीं होंगे, हो सकता है कि इसमें एक ही पात्र हो और उसकी घटनाएं, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मान लीजिए कि आपके संघर्ष की कोई कहानी है, आप एस्टेट करोगे, फिर ये पेपर करोगे, तो आप उसमें क्या क्या क्रियाएं करते हो या बोलोगे भी नहीं, लेकिन उसमें क्या है, आप मन ही मन सोच रहे हो, वो भी दिखाया जाता है कि अब मैं क्या सिलेबस करूं, क्या पढ़ूं, क्या। तो ये एक साइकोलॉजी पर बेस होता है, मन मन क्रियाएं करना। अब 16 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। रवि को चहत सरोज में, जो शशि को कह चकोर, घन को चार चोर में, तो तुम हो मन मोर। तो इसमें दो अलंकार है, दोनों अलंकार आपको देख लेने, सोच लेना है। तो इसमें है, मैंने तो सोच लिया है, मैं बता देती हूँ आपको। ए है, तो ए का मतलब इसमें उपमा अलंकार भी है, इसमें रूपक अलंकार भी है। एक उदाहरण के द्वारा मैं समझा। रूपक अलंकार वो होता है जिसमें उपमेय और उपमान अभेद है, यानी उपमान का और उपमेय का भेद ही मिटा दिया जाए, अंतर ही समाप्त कर दिया जाए। जैसे ये तो थोड़ा बड़ा उदाहरण, छोटा उदाहरण देते हैं, जैसे मुख चंद्र है। अब मुख चंद्र जैसा नहीं है, मुख ही चंद्र है, मुख को ही चंद्र के समान बता दिया गया है, तो ये क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है, तो अब दूसरा क्या है? देखो, जो है, त्यो है, सा है, सरिस है, सम है। तो ये सा, सरिस, सम और जो, त्यों, ये सारे, ये क्या? उपमा अलंकार के उदाहरण होते हैं। अगर उत्प्रेक्षा आ जाए तो उत्प्रेक्षा में होते हैं मानो, मनो, मनु, जानो, जनु, ये होते हैं उत्प्रेक्षा के। तो यहाँ रहेगा आपका ए। इसमें उपमा अलंकार भी है, इसमें रूपक अलंकार भी है। ठीक है, आधे अधूरे नाटक का रचनाकार कौन सा है? तो आधे अधूरे का है मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे, और ये नाटक विधा है, ये मोहन राकेश का है। सी इसका सही हो जाएगा। कृष्ण के काव्य के अधिकांश मुख्यतः किस भाषा के? तो कृष्ण काव्य की रचना ब्रज भाषा में और सूरदास की भाषा रही है। जो कृष्ण भाषा, कृष्ण जीवन पर आधारित सूरदास ने सबसे ज़्यादा रचनाएं लिखी हैं, और सूरदास की भाषा भी ब्रज भाषा है। इसके अलावा जैसे कृष्ण गीतावली है, ये किसकी? तुलसीदास की है, लेकिन तुलसीदास ने ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में ही समान रचनाएं की हैं। तो सूरदास ने ब्रज भाषा में की है, जबकि तुलसीदास ने ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में रचनाएं की है। तो मैं जो बोल रही हूँ, एक एक बात आपको एक एक प्रश्न दिलाएगी, तो इसको ध्यान से सुन लिया करो। आजकल मौसम बदलने लगा है, आपको पद परिचय देना है। इसमें क्या क्या है? देखो, आजकल हो गया कालवाचक विशेष, क्रिया विशेषण, मतलब आजकल ये समय को निर्धारण करनी है, जो क्रिया के समय का निर्धारण। अब बदलने लगा, क्रिया का विशेषण है। अब क्रिया की विशेषता क्या है? मौसम की विशेषता क्या है? मौसम की विशेषता क्या है? कि बदलने लगा है। मौसम की विशेषता बदलने लगा है, तो क्रिया क्या है? बदलने लगा है, क्रिया की विशेषता है। आजकल क्या है? अब समय का निर्धारण हो रहा है, अभी आज और कल क्या, तो ये क्या है? कालवाचक है। ठीक है, तो ये इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर, मैं बता देती हूँ, ये आपका सी इसका उत्तर होगा। देखो भाई, मैं ये क्या मतलब कि बहुत ज़्यादा 3 से 4 घंटे की मेहनत खराब हो गई है। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा, हमारे भगवान हमारी परीक्षा लेता है कि हम किसी भी कार्य पर कितने डटे रहते हैं, वरना ये 2 वीडियो बन जाती इतने समय में। तो झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे सावन घने काले काले। तो इसमें आपको क्या करना? अलंकार देखना है। अलंकार आप समझ गए होंगे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मानो है, मनु है, जानो है, जनु है, ये सारे किस में आते हैं? जनु में है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं, तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। ठीक है, कौशल का पर्यायवाची नहीं है,
तो देखो दक्षता भी है, कुशलता भी है, पटुता भी है, ये डी आएगा। इसका अभ्यागत नहीं है। अभ्यागत मतलब प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। वह तो घर बैठा है मैं के भीतर। देखो कई बार आप क्या बोलते हो, जैसे मैं घर पर हूँ, तो ये आप गलत बोलते हो। ये आधुनिकता के दौर पर हमें क्या अपनी भाषा में भी क्या गड़बड़ी करने लगे हैं, इसको अशुद्ध कर। घर पर भाई पर क्या चीज़ होती है, जिस किसी की चीज़ के ऊपर खड़े हैं। जब कोई चीज़ चारों दिशाओं से घिरी होती है तो वो वहाँ में लगेगा, और चारों दिशाओं से घर नहीं होती। तो जैसे क्या है घर में, तो घर क्या है हमारी चारों दिशाओं से घिरा होता है ना, मतलब कि हम उसके अंदर होते हैं, तो घर में आएगा। तो ये नहीं घर पर हूँ, तो ये घर पर गलत है, ये वाक्य की दृष्टि से गलत है व्याकरणिक रूप से। आप ऐसा कह सकते हो कि मैं छत पर खड़ा हूँ, क्योंकि वो चारों दिशाओं से, उस पर छत नहीं, चारों दिशाओं से खुला है वो, ठीक है ना, खुला है ना वो, तो उसको छत पर कह सकते हैं। कि कोई छत में हूँ, आप ये नहीं से कह सकते कि मैं छत में हूँ, आप कहोगे छत पर हूँ। लेकिन आप घर में कहोगे तो ये संबंध बोधक अव्यय है। यहाँ इसका डी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान में निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो आतंकवाद का क्या है, बाएं हाथ का खेल नहीं है, ये रहेगा भाई बाएं आसान नहीं आतंकवाद का मुकाबला करना है, तो इसका रहेगा सी। बिशलदेव रासो की रचना का नरपति नाले है, और पहली बार 12 मासा का वर्णन बिशलदेव रासो में किया गया था। कौन सी ऐसी रचना है जिसमें पहली बार 12 मासा का वर्णन किया गया, तो बिशलदेव रासो है, और नरपति नाले की रचना है। और ये श्रृंगारिक रचना है, यानी इसमें श्रृंगार रस है, इसमें वीर रस नाम मात्र का, इसमें श्रृंगार रस है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। बहुत सी बाधाएं आ रही है आज हमें इस वीडियो शूट करने में, क्योंकि बहुत तकनीकी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। बाण के पर्यायवाची कौन सा विकल्प उचित है। बाण का रहेगा आपका सर, और बाण की क्या, बाण के पर्यायवाची हैं। अत्यधिक में कौन संधि है, तो ये आप सभी जानते हैं, अति प्लस अधिक, तो ई प्लस ए से मिलकर ये बनी है अत्यधिक, और अत्यधिक में है यण संधि। क्या है यण संधि, ठीक है। यण संधि की मैं विशेषता बता देती हूँ, जिसमें यह व और र, इनसे पहले आपको आधे वर्ण मिलेंगे तो वो है यण संधि। यह व र से पहले आपको आधे वर्ण मिलेंगे तो यण संधि है। अगर आपको यह व र से पहले पूरे वर्ण मिलेंगे तो वो आपकी अयादी संधि है, अयादी। यह व र से पूरे वर्ण मिलेंगे तो अयादी संधि है। यह व र से पहले आधे हैं तो यण संधि है। तो यहाँ देखो यह से पहले तय आधा आया है, तो ये इसका यण संधि ही होगा, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 26 का रहेगा सी। आगे बढ़ते हैं। मुल्ला सूफी काव्यधारा के पहले कवि हैं, तो ये आपका रहेगा बी, मुल्ला दाऊद सूफी काव्यधारा के पहले कवि। सिद्ध कवि सरैपा की रचना का नाम क्या है, तो ये आपका दोहा कोश है सिद्ध कवि रचना, और ये पहले कवि है, हिंदी के पहले कवि हैं सिद्ध कवि सरैपा। रीति मुक्त काव्यधारा के घनानंद है, घनानंद आलम और बोधा, ये रीति मुक्त है। घनानंद आलम और बोधा ये है रीति मुक्त, घनानंद आलम बोधा। और बिहारी है ये रीति सिद्ध कवि है, बिहारी है रीति सिद्ध। देव और पद्माकर रीतिबद्ध कवि है, देव पद्माकर रीतिबद्ध कवि हैं, ठीक है। तो मैं हम सारे प्रश्नों का पोस्टमार्टम करते हुए चल रहे हैं। उद्देश्य और विधेय बताना है, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, ठीक है। तो आपकी समझ में आया होगा। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा देखेंगे एक बार। सी देखो, डी क्या है, हमारे विद्यालय के बच्चे क्या है, इसमें क्या है विधेय है, और नाटक देखा क्या है उद्देश्य है। देखो यहाँ ये उद्देश्य देखा, उद्देश्य और विधेय छांटना है, तो इसमें विद्यालय के बच्चे क्या हैं, तो आप देखेंगे। आगे बढ़ते। रामविलास शर्मा किस प्रकार निबंध लेखक के लिए प्रसिद्ध हैं, तो रामविलास शर्मा किस के निबंध के लिए प्रसिद्ध है, तो 31 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवादी। क्या रामविलास शर्मा ने प्रगतिवादी निबंध लिखे हैं। तुमचंद पानी किसकी रचना है, ये आप निबंध संग्रह तुमचंद, ये विद्या निवास मिश्र का। और तुमचंद पानी अगर पंक्तियाँ पूछी जाए तो ये रैदास या रविदास की होंगी।
तुम चंदन हम पानी अगर पंक्तियाँ आए तो रैदास की हैं, और तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह आए तो विद्यानिवास मिश्र का है। ठीक है। राहुल सांस्कृत्यायन का प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण है, तो ये है आपका 33 का आपका उत्तर रहेगा बी, यात्रा के पन्ने। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है, यात्रा संस्मरण है। और यात्रा के पन्ने राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। 33 का रहेगा आपका बी। मेरा परिवार किसके, महादेव वर्मा का संस्मरण 1972 में मेरा परिवार है, और ये क्या है, ये संस्मरण है। और मेरा परिवार में पशु पक्षियों को जीवन पर आधारित है। वे कैसे, उन्होंने गाय पाली थी, गोरा थी, मोर थे, ये सारे पशु पक्षी हुए, और वो थी क्या, गिलहरी थी, तो इन सब का वर्णन किया है। रेखाएं बोल उठी किसकी, देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। रेखा चित्र है, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। आगे बढ़ते 36वां प्रश्न आपकी, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो ये है अमृत राय की। कलम का किसके जीवन पर आधार, माफ कीजिए किसके जीवन पे पूछा गया है, तो ए रहेगा इसका। और लेकिन इसे लिखा किसने, इनके पुत्र अमृत राय ने लिखा है। और कलम का मजदूर भी प्रेमचंद की जीवनी है, वो मदन गोपाल ने लिखी है। अपने पिता को सब सिपाही मानेंगे, कोई मजदूर नहीं मानता है, तो इसकी ट्रिक है, कलम का सिपाही अपना बेटा अमृत राय कहेगा, कलम का मजदूर में से मदन गोपाल। इसके अलावा प्रेमचंद घर में भी जीवनी, तो ये प्रेमचंद घर में इनकी पत्नी, दूसरी पत्नी शिवरानी ने लिखी है। प्रेमचंद घर में इनकी दूसरी पत्नी शिवरानी ने लिखी है। क्या बोलूँ क्या याद करूँ, कितने भागों में है, 4 भागों में है। और ये किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा वो होती है जिसमें लेखक स्वयं के बारे में लिखता है, और जीवनी वो होती है जब लेखक किसी दूसरे के बारे में लिखता है। तो आत्मकथा है ये हरिवंश राय बच्चन ने खुद लिखी है। इसके 4 भाग हैं। पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा भाग है नीड का निर्माण, और तीसरा भाग है बसेरे से दूर, और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। तो ये क्रम से भी पूछी जाती है, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। और ये किसकी है, ये है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, 4 भागों में है। कुटज निबंध संग्रह किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कुटज क्या है, निबंध संग्रह किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एक बूंद सहसा उछली, इसमें किसकी विधा है, ये क्या है, एक बूंद सहसा उछली, 39 का रहेगा आपका सी। एक बूंद सहसा उछली यात्रा साहित्य है। 40 का आप देखेंगे, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, रेखाएं बोल उठी कर चुके हैं। और अब हम कौन सा कवि आदिकाल माफ कीजिए, यहाँ आए थे, हाँ यहाँ पहुँच गए थे। निम्नलिखित में कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है, पद्मावत रचना आदिकाल की नहीं है, और बाकी आपकी सारी रचनाएं आदिकाल की। आलाखंड ये क्या है, परमाल रासों को हो आलाखंड कहा जाता है। परमाल रासों का दूसरा नाम क्या है, आलाखंड है। आदिकाल रास किस प्रकार का काव्य है, आदिकाल रासो काव्य 41 का रहेगा आपका डी, वीर काव्य। रासो काव्य किस प्रकार के, वीर काव्य है। दोहा कोश किसकी रचना है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, सरेपा की रचना है। फिर आप देखेंगे अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, अबुल हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है अबुल हसन। और ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, जरूर याद कर लेना। कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है, तो देखेंगे आपका आदिकाल का, इसमें आपका आदिकाल का है। कौन सा कवि आदिकाल का है, तो विद्यापति आदिकाल का है। बाकी आपके रहेंगे कबीर भक्तिकाल है, बिहारी और चिंतामणि ये किसके, रीतिकाल के हैं। बिहारी चिंतामणि रीतिकाल के हैं, और कबीर है भक्तिकाल के हैं, विद्यापति आदिकाल का है। संत सूफी कौन सी काव्यधारा के अंतर्गत आता है, 45 का आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्गुण काव्यधारा के। भक्ति काव्य में निर्गुण भक्ति किसने की है, निर्गुण भक्ति की है, 46 का आपका रहेगा ए, नानक देव ने निर्गुण भक्ति की है। रैदास किसके गुरु थे, तो रैदास थे
रैदास 47 का आपका भाई इसका सी आएगा। इसका आंसर की में ए दिया था, लेकिन रैदास मीराबाई के थे। किसके? रैदास मीराबाई के गुरु थे। संत काव्यधारा के दार्शनिक क्या है? 48 का रब करेगा आपका डी है। 48 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं भाई। इससे पहले मैंने 3 वीडियो और डाल रखी है, जिसने नहीं देखी है वो भी जाकर अवश्य देखें। और एस्टेट के लिए मैंने वीडियो ऐसी बना रखी है जो अंतिम समय में आपने कौन कौन से टॉपिक करने हैं, तो वो भी आप जरूर कर लेना। अग्रदास का संबंध किस काव्य धारा से है? तो 49 का रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, राम काव्य धारा से अग्रदास का। और गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा गया है, तो ये आसान प्रश्न है, ननकाना में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म। देखो भाई, वैसे तो प्रश्न आप हमारे ये 50 हुए हैं, लेकिन 50 के आप 4 गुना करोगे तो 200 प्रश्न आपके हो गए हैं। वो वीडियो जरूर देख लेना जो एस्टेट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर मैं वो टॉपिक ही करवाऊंगी। जैसे 1000 प्रश्नों की सीरीज हमारी पूरी होती है, तो वो एक वीडियो से 1 नंबर पक्का आएगा। ठीक है, फिर मैं वो प्रश्न करवाऊंगी तो उन्हें आप ज़रूर देखें कि आप खुद भी तैयार कर सकते हो कि उसमें क्या क्या पूछा गया है। उस वीडियो में मैंने कौन कौन सी टॉपिक बता रखे हैं, तो एस्टेट टीजीटी पीजीटी वाले वीडियो अवश्य देखें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 90 68 68 49 54 पर संदेश भेजकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यूजीसी नेट वालों के लिए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के फ्री सिलेबस दे रही हूँ। इसमें आप यूजीसी नेट की भी तैयारी हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव पेपर की भी तैयारी हो जाएगी, सब्जेक्टिव की भी, इंटरव्यू की, चारों ही प्रोसेस की तैयारी मात्र और मात्र 999 रुपये में हो रही है। बाद में मैं लिखित पेपर का चार्ज बढ़ा दूंगी, क्योंकि अब मैं लिखित पेपर के नोट्स बना रही हूँ। ठीक है, अगर आपको एस्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए हैं तो आप मात्र और मात्र 899। इसके में मैं एसपीएससी पीजीटी हिंदी के स्क्रीनिंग के नोट्स फ्री दे रही हूँ। इसके साथ ये ऑफर है आपके लिए। ईएमआरएस एनवीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब आल टीजीटी पीजीटी की मात्र 899 रुपये में तैयारी हो जाएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप तो मुझे संदेश भेज सकते हैं 90 68 68 पर। ये 49 54 पर ये मेरा फ़ोन नंबर है। इसमें वो शायद फ़ोन नहीं मिल पाएगा, वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, में संदेश भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी की वीडियो भी आप अवश्य देखें, बाकी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। 1000 प्रश्नों की ये आपको सीरीज भी, आपको पीडीएफ भी निःशुल्क मिलेगी। ये निःशुल्क वालों को भी मैं सेंड करूँगी, बाकी पेड वालों को तो मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।